सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, आम जिंदगी की तरफ हम चल पड़े हैं और उसी रफ्तार से जिंदगी को दौड़ा रहे थे जिस जिंदगी से हम करीब 2 से 3 साल तक महरूम थे। लेकिन अचानक से कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हमसे ऐसी क्या भूल फिर से हो रही है कि हम कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को हम रोक नहीं पा रहे हैं। कोरोना के आंकड़े 17,000 के आसपास पूरे देश में रोजाना के पहुंच गए हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में क्या ये चिंताजनक हालात कहे जा सकते हैं? और जबकि कोरोना को एक नॉर्मल वायरल की तरह ट्रीट किए जाने की बात कही जा रही है, ऐसे में बार बार कोरोना संक्रमित होना, क्या ये आने वाले किसी खतरे का इशारा है? इन सबको लेकर हम आज इस खास खबर में बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पीआर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पंकज आनंद जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे और डॉक्टर जे.के. मित्तल, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ इस चर्चा में कुछ देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर पीआर गुप्ता जी से सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, नमस्कार। ये तो कहा जा रहा है कि अब जो वायरस है इसका नॉर्मल वायरल की तरह है, होगा, खतरनाक नहीं होगा, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन चूंकि अब ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, जो लोग हैं जिन लोगों को पहले भी कोरोना हो चुका है या फिर पहले कोरोना नहीं हुआ लेकिन एंटीवायरल उनकी बॉडी में आ गए, तो बार बार कोरोना का संक्रमण हवा में फैलना, आपको लगता है कि किसी तरह से इम्यूनिटी को असर कर सकता है, चाहे हम इसको नॉर्मल वायरल की तरह तो लें? देखिए, नॉर्मल वायरस की तरह तो हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन कोई भी पेंडेमिक जब एंडेमिक स्टेज में पहुंचता है तो उसके संक्रमण का उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। अभी कोई वेव की संभावना तो नहीं है, लेकिन नंबर जो है कोरोना के ऊपर नीचे होते रहेंगे। यदि हमने सावधानी छोड़ दी तो ये संक्रमण और भी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन सावधानी के साथ चलें तो इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अब जो कोरोना हो रहा है वो सिम्टोमेटिक तो है, लेकिन इतना घातक भी नहीं है। जिसने 2 वैक्सीन ले लिए और खास तौर पर बूस्टर डोज भी ले ली, उसके ये कोरोना इतना घातक नहीं होगा। तो इसलिए सावधानी जरूर चाहिए, लेकिन घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बीच में कुछ केसेस ऐसे आए थे जिनमें ये कहा जा रहा था कि नाक से खून बहने की जो कुछ सिम्टम्स सामने आए हैं, क्या इसको कोरोना से जोड़कर देखा जाए या फिर किसी और बीमारी के साथ कोरोना के वायरस के सिम्टम्स है, या बिल्कुल अलग ही वो चीज है? नहीं, नाक में से खून आना तो साधारणतया कोरोना का लक्षण नहीं है। वो और कारण से भी हो सकता है। कोरोना से पहले भी नाक में खून आते थे लोगों के, तो उसको कोरोना से नहीं जोड़ना चाहिए। जी। फिलहाल क्या लगता है आपको, बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर, किसको लेकर थोड़ा सा एक सावधानी की तो जरूरत आपने बताई, लेकिन एक अतिरिक्त सावधानी की अगर हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की बात करें तो इन तीनों एज ग्रुप में किसके लिए आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन खास तौर पर जिनके इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटीज है, या मतलब कोई भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, या मेथोट्रेक्सिड ले रहे हैं, या जिनके कैंसर है, ऐसे व्यक्तियों के सावधानी ज्यादा जरूरत है बनिस्पत की नॉर्मल बच्चों में। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक आया नहीं है, जिससे खास तौर पर बच्चों में तो। जी। फिलहाल, और ये जो अभी बरसात का चूंकि मौसम आ रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा एक संशय है, क्योंकि पिछली बार जब बरसात का मौसम आया था तो ये कहा जा रहा था कि जो ह्यूमिडिटी है वो वायरस के लिए थोड़ा सा एक माकूल मौसम देती है उसको फैलने का, क्योंकि नमी हवा में ज्यादा होती है तो ज्यादा तेजी से वो फैलता है। तो फिलहाल क्या अ, थोड़ा सा इन दिनों में एक ग्राफ ऊपर जा सकता है, इन बरसात के दिनों में थोड़ा सा चिंता दे सकता है? देखिए, ऐसा है कि आर्द्रता का असर ये होता है कि जैसे हमारे, जब कोरोना पीड़ित मैं हूँ, तो मेरे मुंह से या नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वो यदि गर्मी का मौसम होता है तो वो जल्दी सूख के और छोटी साइज में आ जाता है और संक्रमण कम होने का खतरा रहता है। लेकिन यदि मतलब सर्दी है या आर्द्रता ज्यादा है, तो वो ड्रॉपलेट हवा में ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकता है। इसलिए उससे कोरोना बढ़ने का, संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है।
पर ऐसा कोई ये नहीं जी कि मतलब, हाँ। जी जी, सामाजिक स्तर पर किस तरह की चीजों की जरूरत महसूस हो रही है अभी? आपको लग रहा है कि अभी जैसे पहले हम अलग-अलग केसेस आ रहे थे, प्लेटलेट्स की कमी हो रही थी, तो प्लेटलेट्स को लेकर सामाजिक संस्थाओं ने अपना काम आगे बढ़ाया। उसके बाद ऑक्सीजन को लेकर सामाजिक संस्थाओं ने अपनी भूमिका निभाई। क्या ऐसा कोई स्टेज अभी, अब हालांकि बहुत ज्यादा खतरा तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसा कोई स्टेज आ सकता है जिसमें अचानक से किसी एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत महसूस होने लगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब जो कोरोना आएगा वो इतना खतरनाक होगा। जैसे सेकंड वेव की जो त्रासदी हमने झेली है, वैसा दौर अब नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कम से कम 2 डोज ले चुके हैं और या संक्रमित हो चुके हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा दौर कभी आएगा। लेकिन फिर भी सावधानी जो है, मुख्यतः जो सावधानी रखनी है, वो एक तो ये है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क लगाना और जो भीड़ भाड़ में न जाना, और तीसरा बूस्टर डोज। ये जी सावधानियां ज्यादा जरूरी है बनस्पत की। और सामाजिक संस्थाओं का ये दायित्व है कि वो लोगों को प्रेरित करे कि वो बूस्टर डोज लें। जी, डॉक्टर जेके मित्तल साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों को लेकर विशेष सावधानी की क्या आपको जरूरत महसूस हुई? क्योंकि 17,000 के आसपास केस, कल 13,000 के आसपास से अचानक से 4,000 का इजाफा होना, और बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बड़े तो अपने सिम्टम्स होते हैं, उनको तकलीफ होती है, उसको बयां कर देते हैं, लेकिन बच्चों के साथ दिक्कत है कि वो कुछ बता नहीं पाते हैं, और उनके साथ क्या तकलीफ है, किस तरह की समस्या उसको हो रही है, वो बता नहीं पाते। तो अभी जबकि हालात खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को लेकर क्या विशेष सावधानी की जरूरत महसूस होती है? डॉक्टर जेके मित्तल साहब। देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, द कॉमन जो सावधानियां हैं वो तो बड़ों और बच्चों में कॉमन है। बच्चों को, क्योंकि आजकल स्कूल्स भी खुल गए हैं, बच्चों को पेरेंट्स हैं वो समर कैंप्स में भी भेज रहे हैं, तो भीड़। डॉक्टर मित्तल, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आप थोड़ा सा अगर पीछे आप काफी क्लोज, आपका फेस पूरा नहीं दिख पा रहा। जी, अब जी प्लीज कंटिन्यू। तो बच्चों को बच्चे स्कूल्स भी जाने लग गए हैं, बच्चों का समर कैंप्स भी शुरू हो गया है, तो उनकी रूटीन एक्टिविटीज काफी बढ़ गई हैं, और इस सिलसिले में इस वजह से उनका एक्सपोजर बाकी बच्चों से काफी ज्यादा हो रहा है। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि हम एक्टिविटी तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करें, लेकिन उनको पूरी तरीके से सावधानियां समझाएं, मास्क का यूज, सैनिटाइजर का यूज, बाकी बच्चों से घुलने मिलने के समय ध्यान रखें। और पेरेंट्स भी स्कूल्स में ये ध्यान दें कि अगर कोई भी क्लास के अंदर बच्चा बीमार है तो टीचर से बात करके उस बच्चे को स्कूल में नहीं आने के लिए बोलें। अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अगर बच्चा बीमार है तो स्कूल नहीं भेजें, क्योंकि जैसे आपने बताया, बच्चे खुद कंप्लेन नहीं कर सकते, और इसलिए कई बार परेशानियां जो बच्चों में होती हैं वो बड़ी कॉमन होती हैं। वॉमिटिंग, लूज मोशन, फीवर, नॉन स्पेसिफिक फीवर, तो हमें पहचानना भी मुश्किल होता है कि ये कोविड के मारे है या ये वायरल है। तो इस सिनेरियो में फिर हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि अगर पूरे परिवार के अंदर सब लोगों को एक जैसी बीमारियां हो रही हैं, तो फिर हम कोविड सोचते हैं उसके बारे में उसको। तो नेचुरली, जैसे आपने कहा, स्थिति बिगड़ते हुए समय नहीं लगता, हमें ध्यान रखने की, सावधानियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर मित्तल, एक और चीज देखी गई थी, कोरोना के चलते बच्चों का बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था, तो घर में ही कैद हुआ करते थे, और उससे ये बात सामने निकल कर आई कि जो बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज है वो बहुत खत्म हो गई थी। और आउटडोर एक्टिविटीज यानी कि उनका दौड़ना, भागना, पसीना बहाना, फेफड़ों की एक्सरसाइज होना, ये एक तरह से उनको, उनकी इम्यूनिटी को थोड़ी सी बूस्ट करती है, मजबूत करती है। अब जबकि बाहर निकलना बच्चों का शुरू हो गया है, पार्क में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में हैं, स्कूल में हैं, खेल कूद रहे हैं, लेकिन इसके साथ कोरोना के आंकड़े फिर से थोड़ा सा तेजी से बढ़े हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या आपको लगता है कि बाहर जाने पर अभी भी उनकी इम्यूनिटी आउटडोर एक्टिविटीज से बढ़ेगी, या फिर चूंकि कोरोना धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है, इसलिए अगर आउटडोर में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखा जाए बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बहुत लंबे समय के बाद शुरू हुई है, और हम और सारी दुनिया ने ये माना है कि आउटडोर एक्टिविटीज बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। उनको घर के अंदर कैद करने से मानसिक और शारीरिक विकास पे बुरा असर पड़ता है, जिसका की असर पूरी जिंदगी भर उनके शरीर और दिमाग पे रहता है। तो हम उनकी आउटडोर एक्टिविटीज बंद नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे हमने बताया कि उन आउटडोर एक्टिविटीज के समय कुछ अगर सावधानियां हम बरतें तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। और वो सावधानियां हमने पिछले क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस की थी। साथ ही बच्चों में प्राइमरली पेरेंट्स करियर होते हैं, पेरेंट्स पहले बीमार होते हैं, वो बीमारी लेके आते हैं, और फिर बच्चे बीमार होते हैं।
तो अगर पेरेंट्स भी खुद अपना ध्यान रखें तो बच्चे काफी हद तक इससे बच के रहेंगे। पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हों, पेरेंट्स कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, पेरेंट्स ध्यान रखें कि उनका बच्चा जिन बच्चों के साथ खेल रहा है, जिस क्लास में है, वहां पे कोई बीमार ना हो। जी, डॉक्टर गुप्ता आपके पास लौटना चाहेंगे अब। अभी फिलहाल लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी बदलाव आया है। पहले से अब में उनको अब हाथ बार-बार धोना या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। अब क्या लगता है आपको हमारी लाइफस्टाइल का ये जो बदलाव आया है, कितने लंबे समय तक कोई भी पैंडेमिक आता है तो अब इस तरह की सावधानियां या हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है? कितने लंबे समय तक इस वायरस का असर रहता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को छोड़कर मैं सैनिटाइजर के इस्तेमाल को बिल्कुल भी उचित नहीं मानता। ज्यादा जरूरी यह है कि हम यदि मतलब किसी से मतलब कहीं जाके आए हैं तो बार बार साबुन से हाथ धोना पर्याप्त होता है। और बार बार ये साबुन से हाथ धोना ये मेरे लिए काफी एक नॉर्म बन चुका है सोसाइटी में, जो कि एक अच्छी बात है। ना केवल कोरोना बल्कि दूसरे संक्रमण से भी हमें बचाएगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा सैनिटाइजर जनरल पब्लिक में यूज हो इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इससे और परेशानियां होती हैं। तो इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स को छोड़कर सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए। जी, क्या आपको लग रहा है कि ये इतने दिनों तक ये जो चीजें बार-बार हुई हैं उसकी वजह से ओसीडी के जो हैं वो पेशेंट्स थोड़े से बढ़े हैं और इससे उभरने के लिए आपको क्या लगता है, क्या मतलब जैसा आपने एक बताया कि सैनिटाइजर ये सिर्फ जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं या फिर जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए जरूरी है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर हाथ नहीं धोए तो उनको ये डर रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो इससे कैसे उभरा जाए? ये एक भ्रांति जो फैलाई गई है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए बार बार, ये बिल्कुल मैं इसको भ्रांति मानता हूँ। या ये भी कह सकता हूँ कि जो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी तरफ से एक दुष्प्रचार है। सैनिटाइजर का दुरुपयोग करने से एक तो स्किन की परेशानियां हो सकती हैं, आपके जो आंखों की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आम जन के लिए सैनिटाइजर का उपयोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये केवल फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जो कि डायरेक्ट पेशेंट के संपर्क में आते हैं, उनके लिए जरूरी है। और फिर एक बात और है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स इस सैनिटाइजर के जो दुष्प्रभाव है उससे कैसे बचा जाए उनको इस चीज का पता है, आम जन को इसका पता भी नहीं है। इसलिए मैं शुरू से ही सैनिटाइजर के इस्तेमाल पब्लिक में जनमानस में उपयोग को मैं उचित नहीं मानता। हाँ, साबुन से हाथ धोना जरूरी है। आप अपने कार्यस्थल से घर आए हैं तो आप देखिए, पहले हमारी ये मान्यता थी कि घर के बाहर बाल्टी और लोटा होता था और जब भी हम घर में घुसते थे बाहर आके तो पैर हाथ मुंह धोते थे और कपड़े से मुंह साफ करके फिर ही घर में घुसते थे। ये हमारी जो पुरातन मान्यता है वो आज भी उपयोगी है, न केवल कोरोना के लिए बल्कि आने वाले समय में और भी वायरस जो आ सकते हैं उनसे बचने के लिए। जी, डॉक्टर मित्तल आपसे मेरा सवाल ये इससे मिलता-जुलता सवाल ही है बच्चों को लेकर। बच्चों को लेकर हम ये चाहते हैं कि बच्चे सावधानी बरतें, लेकिन पिछले दिनों में उनकी जिस तरह की लाइफ़स्टाइल हो गई है, मतलब उनको मोबाइल से ही पढ़ना उनकी एक आदत पड़ चुका है। अब मोबाइल से ऑफ़लाइन क्लासेस की तरफ जब वो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये किस तरह की लाइफ़ आ गई। उसके अलावा जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, अब बच्चे बैग में सैनिटाइज़र रखने लगे हैं और उनको लगता है कि जब तक हाथ नहीं धोएँगे तब तक कुछ तो ये जो एक ये जो मानसिक तौर पर जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, बच्चों को इससे उबारने के लिए पेरेंट्स की भूमिका बढ़ जाती है। क्या करना चाहिए फिलहाल बच्चों को, ना सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल को लेकर बल्कि ये जो प्रिकॉशंस थी उनको लेकर बच्चों में जो बदलाव आया उससे वापस उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए? इसमें देखिए पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। जैसे आपने खुद ने कहा कि बच्चों में एक बड़ा मानसिक बदलाव आया है, जो स्क्रीन टाइम है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा हो चुका है और बीमारी का फियर, मृत्यु का फियर, जो न्यूज़ पे खबरें नेगेटिव देखते हैं उनका टेंडर माइंड पे बड़ा साइकोलॉजिकली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने बच्चे के साथ बैठ के बात करें, उनसे इस बीमारी के बारे में डिस्कस करें। सैनिटाइजेशन की जो प्रोसेस हैं, जैसे कि डॉक्टर गुप्ता साहब ने भी बताया, वो सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करें। उनसे डिस्कस करें कि अन्य बीमारियों की तरह ये भी एक बीमारी है, इसके फैलने का रास्ता अलग है, इससे बचा जा सकता है, इनसे कैसे बचें वो बात करें। इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है बच्चों में हाइजीन सेंस डेवलप करने का।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि साथ ही साथ उनमें आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में भी अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करें। ये एक रास्ता बन गया था पिछले 2 साल में कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बच्चों का बढ़ गया, क्लासेस भी उसी पे, कोचिंग्स भी उसी पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी स्क्रीन पे ही, तो उससे काफी ज्यादा बच्चे के दिमाग पे बुरा असर पड़ा है और पड़ता है। उन चीजों को हमें भी ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चा स्क्रीन पे रोजाना 1-1.5 घंटे से ज्यादा ना बिताए और 1:1 डिस्कस करे, बात करे, खेले, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये चूंकि आने वाले वक्त में अब नई चुनौतियां, जैसे एक वायरस आया, इसने हमें एक सबक दिया, बच्चों को आगे हेल्दी रखना और उनकी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह की चीजें उनको सिखाना जो उनकी जिंदगी का हिस्सा हो जाए। मसलन आपको नहीं लगता कि उनके कोर्स वर्क में या फिर जो उनको स्कूल एजुकेशन दी जा रही है उसमें एक बड़े बदलाव की जरूरत अब महसूस की जाती है? जैसे सुबह प्रेयर मीट होती है या फिर पीटी क्लासेस उनकी होती है या फिर जो कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें अब हेल्थ को शामिल किया जाना चाहिए और ये एक हिस्सा होना चाहिए उनकी डेली स्कूल लाइफ का, ताकि आने वाली जिंदगी के लिए वो अभी से तैयार हों। आपने बहुत अच्छा कहा और इस कोविड ने हमें कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझाई हैं। पहली बात कि बाहर हमें 1:1 लोगों से मिलना जुलना कितना जरूरी है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज चाहे वो छोटी छोटी हों, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तीसरी बात, हेल्थ एजुकेशन की कितनी बड़ी जरूरत है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों के एजुकेशन में हम कुछ चीजें ऐसी पढ़ते हैं जो कि जिंदगी भर हमें कुछ काम नहीं आती हैं और कुछ चीजें जो इतनी महत्वपूर्ण होती हैं उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती है। तो जैसे आपने कहा कि उनके करिकुलम में ये चीजें बिल्कुल शामिल की जानी चाहिए। बच्चा स्कूल केवल कुछ किताबी ज्ञान हासिल करने के लिए या कुछ फैक्ट याद करने के लिए नहीं जाता, वो जिंदगी जीना ही कैसी है ये सीखने के लिए जाता है। और एक्सरसाइज, मीटिंग अदर पीपल, हाइजीन सेंस, ट्रैफिक सेंस, ये सिविक, ये उसमें बहुत बड़ी भूमिका करती है। जी, डॉक्टर पंकज आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो बातें हुई हैं उसमें अब आने वाले वक्त के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें, मेरा ये बड़ा सवाल इसलिए है, जैसे बच्चों को लेकर अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सिर्फ स्कूल पढ़ने के लिए नहीं है, उनकी करिकुलर एक्टिविटीज में वो हेल्थ कॉन्शियस कैसे हो, आने वाले वक्त के लिए खुद को कैसे तैयार करें, वो उनका एक पार्ट होना चाहिए। आम जिंदगी की अगर हम बात करें, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमने अपनी हेल्थ पॉलिसी करवा ली और अपने आप को मान लिया कि स्वस्थ हैं, या फिर 2-4 दिन जब हम बीमार पड़े उस वक्त हमने योगा कर लिया, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को बदल लिया। लेकिन अब हमारी जिंदगी का ये एसेंशियल पार्ट कैसे बने, अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस करना है, अपने आप को हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग रहना कैसे किया जा सकता है और किसकी इसमें बड़ी भूमिका है? देखिए, कोविड ने हम सबको सिखाया है जीवन की क्षणभंगुरता, पहली चीज, और दूसरा फिट रहने का फायदा। पहली चीज तो मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास, मेरे पेशेंट्स में हेल्थ कॉन्शियसनेस निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप पीछे ऊपर बोलेंगे तो आपका पूरा चेहरा नजर आ पाएगा, अभी आपका पूरा। जी प्लीज, थैंक यू जी, कंटिन्यू प्लीज। तो आजकल मैं देख रहा हूँ युवा खासकर बहुत नजर नहीं आ रहा, फेस पूरा नजर नहीं आ रहा आपका, फोरहेड। जी ओके, परफेक्ट। बहुत सारे युवा, बल्कि सब लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, भोजन पे भी ध्यान दे रहे हैं। देखिए, ये रोल सबका है, ये सिर्फ हम चिकित्सकों का रोल नहीं है, आपका भी रोल है कि कैसे हम हमारी जीवन पद्धति बदलें। ओबेसिटी के नुकसान सिर्फ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज नहीं है। हमने देखा कोई भी इन्फेक्शन होता है वो उसमें रिजल्ट खराब रहता है। तो फिटनेस, और हमारे पास तो योगा है, योगा डे की बात अभी चल ही रही है सब तरफ, तो वो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल में आ रहा है ऑलरेडी, और इसको और तेज करने के लिए सारे साधन हैं, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, हम तो बताते ही हैं लोगों में। बट मैं एक डेफिनेट चेंज देख रहा हूँ सोसाइटी में। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स दे आर बिकमिंग, वो काफी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ जिम की बात नहीं है, योगा को लेके भी लोगों में बहुत उत्साह है। और अब इम्पोर्टेंट चीज है हमारे भोजन को लेके, उसमें चेंजेस लाने की आवश्यकता है, उसमें ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। क्या बैलेंस डाइट है, फाइबर का क्या रोल है, फैट्स कितनी चाहिए, ये चीजें। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पे भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस, जैसा हम सब जानते हैं और बहुत प्रूव हो रहा है कि स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा कारक है। ये जो असामयिक मृत्यु हो जाती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कैसे हम मेंटल हेल्थ पे भी हमें बराबर का ध्यान देना पड़ेगा जितना हम फिजिकल पे दे रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं, उस समय के साथ बदल रही है सोसाइटी, और बदलने की आवश्यकता है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। सिर्फ हमें फिजिकल हेल्थ ही नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी अब मजबूत करना होगा। और इसके साथ ही हमारी अगर जो डेली डाइट है उसको भी अगर हम थोड़ा सा पौष्टिक कर लें और हमारे जो डाइट चार्ट है उसको थोड़ा सुधार लें, डेली हैबिट्स को अगर हम सुधार लें, साथ ही जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको अगर हम सही रखें, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में अगर ऐसा कोई वायरस वापस भगवान ना करे, लेकिन अगर तो हमारे सामने चुनौती बनकर सामने खड़ा होता है तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लिए हम अपने आप को मजबूत पहले से ही रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, खास खबर में इस खास विषय पर चर्चा के लिए। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।